श्वेता, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के हालात वहां देख पा रही हैं? देखिए शशि, यहाँ पर जैसे ही कर्फ्यू होता है आपको शहर में बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो कीव में ही हूँ, लेकिन बस 1 मिनट पहले मैं कीव वापस पहुंची हूँ। ब्रोवरी के इलाके में मैं गई थी आज शशि, वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आज तक पर। लेकिन ये जो ब्रोवरी का इलाका है ना, ऐसे समझिए कि इरपिन हम इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, जहां पर जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ रही है, रोकने के लिए ब्रिज को तोड़ना पड़ा है। अब ये पूर्वी हिस्सा है, कीव ओब्लास्ट के अंदर आता है, और ब्रोवरी का जो ये इलाका है वो वहां से टैंक रूस के आगे आ रहे थे और उन टैंकों को एम्बुश कर दिया जो यूक्रेन की सेना है उसने, और 5 टैंक बताए जा रहे हैं रूस के वहां पर ध्वस्त हो गए हैं। ठीक गोलाबारी की जगह पर जहां से शुरू हो रहा था वहां पर हमें रोका गया, क्योंकि उसके आगे गोले पड़ रहे थे उस समय, तो उसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो यूक्रेन के सैनिक है ना, उन्होंने भी जो रेलवे लाइन है, थोड़ी ऊंची पटरी ऊपर से गुजरती है, उसके ऊपर पोजीशंस ले रखी थी, वहां तक हम गए थे, लेकिन यूक्रेन के टैंक्स वहां पर खड़े थे, वहां से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। और इस जवाबी कार्रवाई में 5 टैंक जिसे मारा गया, जिसे ध्वस्त किया गया था, और एक रेजिमेंटल कमांडर जो कि रूसी सेना का था, वो भी इस आक्रमण में मारने का दावा किया यूक्रेन ने। तो खतरा हर दिशा से अब यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए आगे बढ़ रहा है। इरपिन हमने आपको बताया, ये वाला इलाका हो गया, कीव ओब्लास्ट यानी एक तो बूचा हो गया, साथ में ये ब्रोवरी का जो इलाका हम आपको बता रहे हैं। अब ये भी है कि दक्षिण से भी कीव की ओर जो फौजें हैं वो बढ़ रही हैं, तो एक तरह से समझिए कि घेराबंदी जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन रूस अपनी रफ्तार से धीमे बढ़ रहा है। चाहे इसे रणनीति देखें, चाहे इसे हम उसको शायद वो नहीं बढ़ पा रहा हो, रेजिस्टेंस मिल पा रहा हो, उस नजरिए से देखें। लेकिन ये सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहती हूँ श्वेता, कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से शुरुआत हुई युद्ध की, कहा यह गया कि बहुत ज्यादा समय रशिया को नहीं लगेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज 15वां दिन खत्म होने को है। तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, बहुत सारी तमाम स्थितियों को समझ रही हैं, बहुत करीब से देख रही हैं? देखिए, एक तो उनका काफिला है जो लगभग अब 6 दिन हो गए उसे अपनी जगह पर रुके हुए, टस से मस नहीं होते हुए। इसकी बहुत सारी वजह बताई जाती हैं। जब एक इस तरह की सड़क, आप समझ लीजिए, आमतौर पर ऐसी ही सड़कें आप यूक्रेन में आपको दिखती हैं, इस तरह की सड़क पर एक काफिला अगर आगे बढ़ रहा है तो जो सबसे जो आगे टैंक चल रहे हैं उसमें जो रिजर्व जो उसका फ्यूल है, ईंधन है, वो रखा जाता है। पर जब इतने दिन, इतना समय बीत जाता है ना, वो रिजर्व ईंधन भी जब खत्म होता है, आप तक ईंधन पहुंचता कहां से? इतने दिनों तक आपको सस्टेन करने के लिए बाकी गाड़ी, ये बताया जा रहा है कुछ ब्रेकडाउन्स भी हुए उस काफिले में, आगे नहीं बढ़ पाई गाड़ियां, और एक आध भी गाड़ी अगर स्टॉल होती है रास्ते में तो बाकी पूरा काफिला, इसीलिए वो 30 किलोमीटर लंबा जो बताया जा रहा है वो पूरा काफिला अटक जाता है। कुछ जो फौजी गाड़ियां हैं वो उनके टायर्स भी बर्स्ट किए, तो वहां पर जिस जिस जगह वो अटकते गए तो पूरा का पूरा काफिला पीछे के इलाके में फंसता चला जाता है। तो अब एक तो रूस वहां पर फंस गया, दूसरा इरपिन के पूरे इलाके में 3 ब्रिजेस, एक को लेकर संघर्ष चलता रहा, लड़ाई चलती रही। एक ब्रिज को उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, यूक्रेन ने उड़ा दिया मतलब। तो आप आगे कैसे आएंगे उन टैंकों के साथ, उन बख्तरबंद गाड़ियों के साथ? आपका जो मैकेनाइज्ड कॉलम है वो आगे कैसे आएगा? तो वहां पर वो फंसे हुए हैं। ब्रोवरी का जो इलाका है वहां पर अगर एम्बुश कर दिया गया है उस कॉलम को, तो मतलब क्योंकि जलते टैंकों की तस्वीरें तो हमने देखी है, वहां से हम आग का धुआं तो देख सकते थे, तो अगर वहां पर मुकाबला मिल गया, वहां से भी आप अटक गए। दक्षिण से आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा कीव में, इस वजह से घेराबंदी अभी पूरी नहीं हो पाई। बहुत जाबाज रिपोर्टिंग आप कर रही हैं, क्योंकि आपके पीछे से तमाम जो तस्वीरें हम देखते हैं हर रोज हर वक्त वाकई में डराने वाली होती हैं, बावजूद इसके आप तमाम खबरें दर्शकों को पहुंचा रही हैं। श्वेता, एक और चीज जो जानना चाहते हैं कि यहां पर जेलेंस्की की स्ट्रेटेजी समझ से परे है। कल जो बयान उनका आया जिसमें उन्होंने कहा कि नेटो में वो शामिल नहीं होंगे, शाम होते होते उनका बयान था कि हम अपनी जमीन के 1 इंच टुकड़े तक लड़ेंगे, और उसी बीच फिर से रशिया का कड़ा रुख और पुतिन की तरफ से एक कड़ा बयान आया। हालांकि जब उनका थोड़ा सा माइल्ड रुख था तो उस पर भी पुतिन ने कहा था कि हमारा मकसद यूक्रेन को तहस नहस करना या फिर उसे पूरी तरह से खत्म करना नहीं है। आखिर ये एक के बाद एक बयान, आज भी जो बयान आया है, तमाम सैनिकों को उन्होंने थैंक यू कहा है, कह सकते हैं कि मोराल बूस्ट करने की कोशिश की है तमाम उन लड़ाकों को, तमाम उन लोगों को जो यूक्रेन की तरफ से हथियार उठाकर सामने है रशिया की सेना के।
देखिए, संदेश देने का प्रयास है रूस को और संदेश देने का प्रयास है अपनी फौज को। अपनी फौज के सामने वो कमजोर नहीं दिख सकते, रूस के सामने वो अब उतनी ज्यादा अकड़ दिखा नहीं सकते, इसीलिए वो पूर्वी हिस्से के लिए अब तैयार होने की बात कहते हैं कि चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि शशि, जो कोई भी परिदृश्य होता है उसके पीछे हमें थोड़ा सा जाना पड़ता है। 2014 के बाद से जिस तरह की स्थिति डोनबास के इलाके में लोगों की रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। वहां पर यूक्रेन की तरफ से भी कहा जाता है कि एक भी दिन नहीं रहा जहां पर शेलिंग नहीं की गई है, तो वो लोग भी व्यथित थे। ठीक है, वहां से भी यूक्रेन को समर्थन आए, लेकिन वहां पर रूस समर्थित अधिक थे। तो अब उन चीजों को लेकर जेलेंस्की जो बयान दे रहे हैं और पुतिन, उन सारी चीजों के बीच जो एक ही पुतिन, देखिए, एक स्टेट्समैन, एक उनके कद का नेता और एक ऐसा व्यक्ति जो इस युद्ध के समय अपने मजबूत बयानों की वजह से सुर्खियों में आया है, उसमें बहुत फर्क होता है। पुतिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, इस क्राइसिस को देख रहे हैं, और जैसे जेलेंस्की लीड कर रहे हैं, बहुत फर्क है।